क्योंकि हमने थोड़ा सा देखा था व्हाट इज द सिनैप्स, बट वी विल ट्राई एंड लुक एट द न्यूरल चेंजेस जो अकर होती हैं जब भी हम किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं। तो हमने थोड़ा सा कोर्स न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। देन वी स्टार्ट नाउ विद द आइडिया ऑफ न्यूरल सर्किट्स एंड सिनैप्सेस। आपके सिलेबस में जैसे कि मैंने देखा फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरी। So we all know that memory is something that regulates our behavior in a big way. Everything that we remember, the way we can make sense of the world, हर चीज़ जो हमने सीखी है वो आप याद कर सकें, ये सब is thanks to the memory. And हम बहुत simple शब्दों में कहते हैं कि memory is a three-stage process. Yes. There is sensory memory, no, not the types of memory. Encode- तीन stage हाँ. encoding, storage, retrieval. तो अगर आप रिट्रीव नहीं कर पाते तो हमें ऐसा लगता है कि शायद एनकोड ढंग से नहीं किया होगा या स्टोर ढंग से नहीं किया होगा। सो रिट्रीवल कहीं ना कहीं एक मेजर बन जाता है टू नो वेदर और नॉट वी हैव मेमोराइज्ड थिंग्स प्रॉपर्ली। सो क्योंकि मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इट हेल्प्स अस टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। सो अ लॉट ऑफ rather one of the most important cognitive process has been memory and a lot of studies have been done on memory. लेकिन जब लोग मेमोरी पे काम कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जर्वेशन भी सामने आई कि हम जो कुछ एनकोड करते हैं वो सब हमें याद नहीं रहता, which means forgetting is also as important a process as memorizing is और as retrieval is. So जब भी हम ये forgetting करते हैं उसमें भी आप देखोगे आपको चाहे एक एक डिटेल कुछ चीज़ों की भूल जाए, जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया कि आपने कोई मूवी देखी जो एक एवरेज सी मूवी है पर आपने उसकी बहुत छोटी छोटी डिटेल्स आपको शायद याद नहीं रही, पर जब आपको कोई कहानी सुनाने को कहता है आप मोटी मोटी कहानी सुना सकते हैं। दैट मीन्स आपकी मेमोरी कुछ गैप्स को भी फिल करने में मदद करती है। वो गैप्स शायद आपकी टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी मदद करती है, आपकी मेमोरी भी मदद करती है, और आपकी जो मेमोरी है लाइक ऑल अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, इट इज़ एन इंटर रिलेटेड प्रोसेस। अकेली आइसोलेशन में नहीं ऑपरेट कर सकती, इसमें टॉप डाउन बॉटम अप दोनों चलते हैं। एंड जनरली मेमोरी ऑल्सो कैन हैंडल पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बेटर। वो चीज़ें जो आपके सामने प्रेजेंट होती हैं आप उनसे रिलेटेड मेमोरीज को ज़्यादा अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। सो मेमोरी जो है वो कहीं पर भी एक जगह हमारे ब्रेन में लोकेटेड नहीं है। हालांकि कुछ थ्योरीज हैं क्योंकि अभी हम बात भी करेंगे जिन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि मेमोरी हमारे ब्रेन के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में शायद स्टोर हो। हम जब कहते हैं स्टोरेज तो शायद एक स्टोरेज हाउस होगा हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, जहाँ पर हम हर चीज़ जिसको याद करते हैं वो स्टोर होनी चाहिए। लेकिन द रियल अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ और द करंट अंडरस्टैंडिंग इज कि मेमोरी कोई एक जगह आपके ब्रेन में स्टोर नहीं रहती है। देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ मेमोरी। बहुत सारे आप माने तो हर न्यूरॉन के सिनैप्स के ऊपर मेमोरी की कुछ गतिविधि हमेशा होती है। सो मेमोरी एक्चुअली क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस कारण बहुत सारे लोगों ने कई मॉडल्स दिए। ऑफ कोर्स जो ज़्यादा पॉपुलर आप मॉडल्स पहले पढ़ चुके हैं एटकिंसन शिफ्रिन का लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पर जो अभी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से द PDP मॉडल होल्ड्स द मैक्सिमम काइंड ऑफ सपोर्ट पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। सो आपका क्योंकि सिलेबस में है स्टोरेज एंड फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरी, तो हम सिर्फ न्यूरल बिट नहीं पढ़ेंगे कि क्या होता है जब मेमोरी फॉर्म होती है, लेकिन साथ साथ जो डिफरेंट थ्योरिस्ट्स हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मेमोरी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे आपकी मेमोरी अलग अलग स्टोर हाउस में स्टोर होती है और फिर आप जब उसको रिट्रीव करते हो तो क्या प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं। सो इसको समझने के लिए आप देखेंगे हमारे पास क्लियर एविडेंस इस फैक्ट से कि मेमोरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ब्रेन। इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ दैट व्हेनेवर देयर इज ब्रेन डैमेज, आपका पूरा ब्रेन, अक्सर कुछ केसेस में सीवियर डैमेज के केसेस में ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, बट अक्सर जब लोगों को किसी एक हिस्से में ब्रेन डैमेज होता है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट के कारण, हेड इंजरी के कारण हो, किसी इलनेस के कारण हो, स्ट्रोक हो या कोई कोई कैंसर हो, जब जिस स्पेसिफिक हिस्से में ब्रेन के आपके कमी आती है या तकलीफ होती है उससे रिलेटेड ब्रेन फंक्शंस में असर पड़ता है। बाकी के फंक्शंस मोर और लेस सेम या ओके चलते रहते हैं। या कई दफ़ा किसी ऐसे हिस्से में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को ऑक्सीपिटल हिस्से में प्रॉब्लम हुई है,
विच मीन्स उनको विजन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो सही से देख नहीं पा रहे या पूरा नहीं देख पा रहे या पेरिफेरल विजन नहीं है, उसके कारण उनको ज़्यादा प्राइमरी तकलीफ विजन से रिलेटेड रहेगी, पर बाकी एरियाज में भी कुछ डेफिसिट नज़र आ सकता है, विच इज़ एन इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ वन प्रॉब्लम। लेकिन ये देखा गया कि जब ब्रेन डैमेज किसी एक हिस्से में होता है तो उस हिस्से से रिलेटेड हमारे जितने फंक्शंस होते हैं उनमें कमी आने लग जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि अलग अलग जगह स्टोर्ड है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल वॉज गिवन बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन। उनके हिसाब से हमारी बॉडी में या हमारे ब्रेन में रादर देयर आर 3 स्टोर हाउसेज ऑफ नॉलेज। वन इज सेंसरी मेमोरी, द अदर इज शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड द थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। और अगर आप एटकिंसन शिफ्रिन के मॉडल की बेसिक पिक्चर याद करेंगे, दिस इज हाउ इट लुक, कि जब भी कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है, आपके एनवायरनमेंट में होती है, सबसे पहले वो सेंसरी मेमोरी में जाती है। सेंसरी मेमोरी कुछ क्षणों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है। ये इंफॉर्मेशन ज़्यादातर विजुअल होती है, बट इट कैन ऑल्सो बी ऑडिटरी और रिलेटेड टू अदर सेंस ऑर्गन्स, और इसकी कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय के लिए अपने अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाली नहीं है। इट्स लाइक अ लिटिल गेटवे, सब कुछ उसमें एंटर करता है, थोड़े समय के लिए रुकता है और आगे का रास्ता नाप लेता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म में जाए, चाहे लॉन्ग टर्म में जाए, या निकल जाए आपके दिमाग से। सो सेंसरी मेमोरी में आने के बाद चीज़ें जाती हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको बहुत जगह STM भी कहा जाता है, ये इंफॉर्मेशन को कुछ ज़्यादा समय के लिए अप टू 30 सेकेंड्स और 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकती है। 5 से 9 आइटम्स एक वक्त इसमें होल्ड कर सकते हैं। जब तक मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे, हम सबको बहुत सारे फ़ोन नंबर्स, जो कि लगभग 9 से 10 नंबर्स के होते थे, लोगों को याद रहते थे। लैंडलाइन नंबर्स ऑलवेज वर टेक्निकली अ 6 डिजिट लैंडलाइन नंबर। तो आप देखोगे उस जनरेशन के लोगों को, या अगर हम लोगों से भी आप बात करो, कुछ नंबर्स जो हमेशा आप यूज़ करते थे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स के नंबर्स, आपके पेरेंट्स के नंबर या सिबलिंग्स के नंबर, वो हमारे को अभी तक रटे होते हैं। हालांकि उस वक्त उसको याद करने के लिए इट हैज़ टू गेट इनटू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में आने वाली इंफॉर्मेशन को आप प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन के चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो कि एक परमानेंट स्टोर हाउस है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसमें लगभग हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, और इसकी भी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। नाउ सेंसरी मेमोरी से और शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन जल्दी से निकल सकती है अगर हम उस पर अटेंशन नहीं पे करेंगे, अगर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, या जिसको आप सिंपली मेंटेनेंस रिहर्सल कहते हैं। रिपीटिंग समथिंग mechanically is called maintenance rehearsal. What is the other kind of rehearsal that you heard about? Elaborative. Elaborative rehearsal. उसकी बात आपके नेक्स्ट मॉडल में आएगी। बट ऑल सेड एंड डन, आप हर मेमोरी के मॉडल में देखेंगे किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमारे पास एक ही मैकेनिज्म है, दैट इज़ रेपिटिशन, दैट इज़ रिहर्सल, दैट इज़ प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं बाय मेकिंग इट इलैबोरेटिव, लेकिन मेंटेनेंस रिहर्सल भी बहुत सारी जगह पर आपकी हेल्प करती है, राइट। सो ये जो मॉडल है, जो क्लासिक मॉडल है, जिसको हमने पता नहीं कितनी बारी पढ़ा हुआ है, इसका नाम है एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल। इसको कहीं कहीं पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, बहुत जगह पर रादर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर, आई हैव इनवेरिएबली सीन, कभी वाइवा में पूछ लिया जाए या इवन रिटन में भी अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पूछा गया है, बहुत दफ़ा बच्चे लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल लिखने लग जाते हैं, जो कि दूसरा मॉडल है, ठीक है। दे आर डिफरेंट मॉडल्स। ये बता रहा है कि आप जैसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में आई, वो आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो, थ्रू सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग ये बताता है कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन को अलग अलग लेवल्स पर प्रोसेस करते हो। कौन से लेवल्स हैं उनकी बात भी हम जल्दी करेंगे ना। क्रैक और लॉकहार्ट ने प्रपोज किया था लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल ये कहता है कि हमारे दिमाग में या हमारे एक्सपीरियंसेस में 2 लेवल्स के ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, या आप जो भी सुनते हो, सोचते हो, समझते हो और उसको याद करने की कोशिश करते हो, या तो वो बहुत ही शैलो, सुपरफिशियल, ऊपर के लेवल पे चीज़ें प्रोसेस होती हैं। आपने कोई चीज़ देखी, उसका रंग देखा, उसका टेस्ट देखा, उसकी ब्राइटनेस देखी, आपको वो चीज़ पर्टिकुलर आपके दिमाग में, आपके सिस्टम में एंटर कर जाती है। अक्सर जब हम चीज़ों को सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाना, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाना गाते हैं, ऑल्दो दे हैव नो
knowledge of that language. वो कैसे याद करते होंगे? Simply by using the phonetics, कि उस आवाज़ को वो प्रोड्यूस करते हैं, जो पर्टिकुलर आवाज़ उस गाने के अल्फाज हैं, लेटर्स हैं, लिरिक्स में लिखे गए हैं, वो उसको समझे बिना केवल आवाज़ की तरह उसको रिपीट करते हैं। इसको पर्टिकुलरली आप बहुत सारे स्टिमुलाई को केवल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, आवाज़ में कहाँ ऊपर जाना है, क्या उस वर्ड की फॉर्मेशन क्या है, वो सब वर्ड्स आई थिंक हम सबको मतलब पता हो ना पता हो, बाद में हमने अपनी क्यूरियोसिटी से पता कर लिया हो, बट देयर आर सम फेमस सॉन्ग्स जिनको हम सब गा लेते हैं, हकूना मटाटा, कोला वेरी एंड व्हाट नॉट। आजकल तो आई थिंक देयर आर एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच आर दे डोंट रियली मेक सेंस इन आवर नॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन हम उन्हें याद कर लेते हैं या हमें वो याद आ जाते हैं फॉर द फैक्ट कि आपने उसको सिर्फ उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिपीट किया और वो याद हो गया। लेकिन अगर इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई हमें उनका मतलब भी बता दे तो आपके लिए वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग का सेकंड लेवल है, द डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। वो प्रोसेसिंग जिसमें आप चीज़ों का मतलब समझते हो, आप उनकी पिक्चर्स को की तरह उनको स्टोर करते हो, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में सोचते हो, एंड दैट इज़ हाउ इट बिकम्स प्रोसेस्ड एट अ डीप लेवल, जिसके कारण ये मेमोरी आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। सिमिलरली जब आप कोई नए शब्द सीखते हो, कई बार तो कोई वर्ड होता है कि आपने कुछ पढ़ना है, फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास कोई टेक्स्ट आया और उसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा ट्रिकी सी प्रोनाउंसिएशन वाला है या आपने पहली बारी सुना है, तो आप शुरू में उसको पढ़ोगे अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट, उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आप करोगे। मुझे अभी भी याद है मेरा एक PhD स्टूडेंट था, वेरी ब्राइट बच्चा बट टोटली फोकस्ड ऑन पंजाबी, उसका हिंदी इंग्लिश का एक्सप्रेशन ख़राब था, तो कभी कभी वो मेरे से आके हिंदी में बात करता था तो मुझे कहती थी मुझे ऐसा लगता है कि यू आर वेरी एंग्री विद मी, तो पंजाबी में ही बात कर, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड। पर जब बोलना होता था, अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो ऑफकोर्स कुछ अंग्रेज़ी के वर्ड्स आते थे। तो मुझे अभी भी नहीं भूलता, जब उसकी साइनॉप्सिस प्रेजेंटेशन थी तो कुछ कहीं पर वो कुछ स्टैंडर्ड में बोलते बोलते सो ही सेड देयर वाज अ वर्ड सोफोमोर। सोफोमोर इज, आप जैसे ग्रेजुएशन में जब बोलते हैं द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम जनरली कह देते हैं, सो वो सोफोमोर कहीं पे आया और ही वाज काइंड ऑफ मैडम इसको कैसे बोलते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, सो ही केप्ट डूइंग सोफोमोर। तो मैं कहता छाट दे इस वर्ड को, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर दिस थिंग, इन्होंने द चैलेंज है, मैं तब बोल लूँगा। और जब उसने, मेरे को अभी भी ख्याल है, जब उसने वो उसको पंजाबी में उसने ऊपर लिख लिया उस शब्द की प्रोनाउंसिएशन, और जैसे ही वो मतलब पूरा साइनॉप्सिस इतना बड़ा और इतना इफेक्टिव काम का प्रेजेंट किया, बट उसका चैलेंज और उसकी अचीवमेंट, उसको जैसे उसने सोफोमोर बोला, ही जस्ट स्टोल अ ग्लांस एट मी कि मैंने ठीक बोल दिया। सो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को सिर्फ फोनेटिकली बोलने लग जाते हैं, पर जैसे ही आपको उसका मतलब पता चलता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हम अपने आंसर्स में भी करते हैं। कई बार लगता है कि कोई चीज़ बड़ी मुश्किल शब्दों में बताएगी, आप कहते हो आई विल राइट इट इन माई ओन वर्ड्स। हाउ कैन यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स? बिकॉज आपने उसका मतलब समझा, आपने सिर्फ उसको रोट लर्निंग नहीं कर ली। तो लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल कहता है कि किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने के लिए पहले उसकी शायद सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप रजिस्टर करते हैं, कई बार हम उसी पे छोड़ देते हैं, विच मीन्स वो चीज़ आपने रट्टे की तरह याद करने की कोशिश आप करोगे, एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वो आपको भूल भी सकती है। सिमिलरली अगर आप उन चीज़ों को मतलब के ऊपर, जो कि डीपर प्रोसेसिंग है, अगर उसको आप प्रोसेस करना शुरू करेंगे, वो चीज़ आपके सिस्टम में समय तक, ज़्यादा टाइम तक रहेगी, एंड यू विल रिमेंबर इट। द सेकेंड लेवल इज कॉल्ड द डीपर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। सो पिछला मॉडल था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जिसको शुरू में ड्यूप्ले मॉडल भी कहा जाता था, डुअल स्टोरेज भी कहा जाता था, जब वो सिर्फ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहते थे। फिर उन्होंने 3 की बात करी, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल या सेपरेट स्टोरेज सिस्टम मॉडल, ये सब आपके एटकिंसन शिफ्रिन के नाम है। क्रैक और लॉकहार्ट जो है, ये लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की बात करते हैं, सुपरफिशियल या शैलो एंड डीप प्रोसेसिंग। डीप प्रोसेसिंग होगी तो क्योंकि मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको वो चीज़ अच्छे से याद रहने लग जाती है। इसके ऊपर आने से पहले आई विल टेक यू बैक। सो हम बात क्यों ये कर रहे थे, ये सारे मॉडल्स कहाँ से आए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, हम बात कर रहे हैं स्टोरेज, फॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ मेमोरी की। तो पहला मॉडल हमने कहा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, दूसरा हमने कहा द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मेमोरी, ये सारी की सारी इस चार्ट में लिस्टेड है। सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। देन वी ऑल्सो हैव लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 हिस्से माने जाते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी।
एक्सप्लिसिट मेमोरी को डेक्लरेटिव मेमोरी भी कहा जाता है, जो आगे फिर दो तरह की होती है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक, और इम्प्लिसिट मेमोरी अक्सर प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है। इस डायग्राम में ये जो तीन चीजें हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी, ये 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं जो टुलविंग ने अपने मॉडल में दी थी, जो कि आपका थर्ड मॉडल है। टुलविंग का मॉडल ऑफ मेमोरी ये कहता है कि मेमोरी अलग अलग तरह की होती है और अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा गवर्न होती है। हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जिसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ वो है, जब मैं पहले दिन स्कूल गई थी तो ये हुआ था, जब मैं पहले दिन मैंने काम ज्वाइन किया था तो ये हुआ था। आपको यहाँ तक याद रहता है कि आपने क्या पहना हुआ था या कौन लोग आपको मिले थे, पुरानी हो जाती है, बट whenever time is an important criteria we are talking about episodic memory, राइट। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा रहती है। सिमेंटिक मेमोरी है जहाँ कहीं भी मतलब जनरल नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। द काइंड ऑफ मेमोरी दैट यू आर यूजिंग इज सिमेंटिक मेमोरी। अगेन मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको शायद लॉकवर्ड सेकेंड लेवल पर लेके जा रहे थे, उसको टुलविंग ने एक अलग सी टाइप ऑफ मेमोरी कह दिया। तो इस वक्त आपकी जितनी जनरल नॉलेज है, जितनी आप लैंग्वेज बोल सकते हैं, जितने फैक्ट्स जानते हैं, जितने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, थैंक्स टू द सिमेंटिक मेमोरी, बिकॉज इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन मीनिंग एंड नॉलेज। और तीसरी तरह की मेमोरी को कहा जाता है प्रोसीजरल मेमोरी, जो कि आप कोई भी स्किल, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी काम जो आप कर सकते हैं, टास्क कोई जिसमें कि कोई आपकी फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व है, उसमें आप जो मेमोरी यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का बेसिक आइडिया है कि आपको कोई ना कोई स्किल आपने सीखी है। जैसे कि एक बहुत बेसिक सा आइडिया है कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसने बचपन में स्विमिंग सीखी, दे आर वेरी गुड एट स्विमिंग, उसके बाद कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण उनमें एमनीजिया आ गया, उनको बिल्कुल याददाश्त भूल गई। आप वो ये पूछ रहे हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, आप कौन हो, कुछ नहीं याद है, ना कुछ एपिसोडिक याद है, ना कुछ सिमेंटिक। सिमेंटिक हमेशा हमें थोड़े बहुत याद रहते हैं, इन द सेंस कि बंदा एटलीस्ट उस भाषा में बोल पाता है, राइट, और बहुत सारे मतलब भी शायद उनको पता हो, लेकिन वो अपनी पर्सनल सब मेमोरी को भूल जाते हैं। उस केस में अगर उस बंदे ने स्विमिंग की है या वो स्विमर रहा है, आप अगर उनको पूल में धक्का मारोगे, दे विल स्टिल बी एबल टू स्विम, बिकॉज दिस इज अ प्रोसीजरल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है टू फॉरगेटिंग। हम कभी कोई एक प्रोसीजर सीख लें, अगर उसमें थोड़ी ब्रेक भी आ जाती है, लंबे समय तक आप वो काम नहीं भी करते हो और बहुत सालों के बाद जब वो चीज़ आप उठाते हो तो आप झट से उसमें अपनी एबिलिटी को रिस्टोर कर लेते हो। मे बी आपको एक आधा ट्रायल लगेगा और आपको याद आ जाएगा कि वो कैसे करना था, क्योंकि इसमें प्रोसीजरल मेमोरी इन्वॉल्व है। सो टुलविंग का भी ये मानना था कि प्रोसीजरल मेमोरी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट टू फॉरगेटिंग होती है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे जो हमने कहा लॉन्ग टर्म मेमोरी कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ऑफ कोर्स किसी थ्योरिस्ट ने आज सच नहीं कहा, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी राइटिंग अबाउट दीज फैक्ट्स। एक्सप्लिसिट वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको कॉन्शियसली याद रहती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कलर है, ऑल दिस इज इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू यू, your reality, your life event, so it is also called declarative memory। हर वो चीज़ जो आपको याद रहती है, आपने सीखी है, आपकी अवेयरनेस में है, और आपको जब पूछी जाए तो आप थोड़ा सा सोच के, किसी में ज़्यादा सोच के, किसी में कम सोच के आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसका कि प्रोसीजरल मेमोरी भी एक हिस्सा है, ये वो मेमोरी है जो अनकॉन्शियसली या बिना वॉलंटरी एफर्ट के आपके अंदर रहती है। Another case study that came out in 1960s in America was कि एक कोई लेडी थी जिनका कुछ एक एक्सीडेंट हुआ और वो पानी में बह गई, और पानी से बह के वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच गई थी, एंड nobody knew who she was, कोई उनका आई कार्ड, फोन कुछ नहीं था उनके पास। So they kept asking her who are you, and she kind of got conscious but she had no memory because उनको हेड इंजरी हुई थी गिरने के कारण। तो लगभग 6 महीने तक वो एक हॉस्पिटल में रही, सारी टीम ठीक ठाक हो गई, हील कर गए ज़ख्म, बट शी लॉस्ट हर मेमोरी, कंप्लीट एमनीजिया ऑफ हर ओन पास्ट। सो नो एपिसोडिक मेमोरी, नथिंग अबाउट हर, नो डेक्लरेटिव मेमोरी, नो एक्सप्लिसिट मेमोरी। सो वन डे जो उनके अटेंडेंट थे वो उनको ऐसे रोज़ एक ट्रैक पे लेके जाते थे सैर करने के लिए। सो ही काइंड ऑफ वेंट ऑन अ पर्टिकुलर ट्रैक, कुछ अलग जगह पे, जहाँ पर एक PCO था, एक जहाँ से STD के हम फ़ोन्स कर सकते हैं। सो यू नो वहाँ पर एक वो पब्लिक फ़ोन बूथ था।
सो वो लेडी जब वहाँ से गुजर रही थी, शी जस्ट वेंट इनसाइड एंड शी डायल्ड अ नंबर एंड दैट वाज द नंबर ऑफ हर हाउस. सो जस्ट बिकॉज, अब अगेन हमारे पास इसमें प्रोसीजरल मेमोरी में हो सकता है कि मैं अपना नंबर या अपने कुछ लोगों का खास अगर डायल करते हो, हम डायल ही नहीं करते हैं, हमारे पास स्टोर्ड ही होते हैं, फेवरेट में स्टोर्ड होते हैं, तो आपको सर्च भी नहीं करने की ज़रूरत होती. बट वो वाले फ़ोन थे जिसमें वो टक तक आप लोगों ने देखा होंगे ज़रूर, अगली जनरेशन के लिए तो वो इट्स एन आइटम ऑफ हेरिटेज. वी स्टिल हैव वन एट आवर होम. सो जब आप डायल करते हो, सो यू नो दैट प्रोसीजर स्टेट विद हर, दैट इम्प्लिसिट मेमोरी स्टेट कि उसे जाके पहले जो भी एक नंबर घुमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड दैट इज़ हाउ दे कुड कॉन्टैक्ट हर फैमिली. सो एक्सप्लिसिटली उसको कुछ याद नहीं था, बट इम्प्लिसिटली जैसे ही उसको मौका मिला शी कुड डू इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हमारी मेमोरी में ये सब पार्ट्स होते हैं. कुछ चीज़ें ऐसा ऑटो मोड पे झट से चल पड़ती हैं, आपको लगता है इसमें तो मैंने कोई एफर्ट ही नहीं किया, बिकॉज इट्स समथिंग दैट्स इम्प्लिसिटली अ पार्ट ऑफ योर मेमोरी, और आपको उसको बहुत एफर्टलेसली आप उसको याद कर सकते हैं. सो क्योंकि ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी हैं, यू विल सी दैट ये सब अलग अलग तरह की मेमोरी की बात करते हैं, बट दे आर ऑल रिलेटेड. ऐसा नहीं है कि आपका वो जो एपिसोडिक बिल्कुल अलग है लॉन्ग टर्म मेमोरी से, लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा ही है. हालांकि हमने इनको अलग अलग मॉडल्स में पढ़ा, बट दे आर ऑल इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको भी कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में वर्किंग मेमोरी कहा जाता है. अभी हम कंटेम्प्रेरी थ्योरीज पर भी आएंगे, बट बिफोर दैट हमने अभी बात की है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग की. नाउ दिस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है, इसको ऑफ कोर्स रिवाइज भी किया गया, इसको मोडल मॉडल भी कहा जाता है. सेम चीज़ें हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड ऑल्सो कि सेंसरी मेमोरी में आप जिस चीज़ पे अटेंशन पे करते हो वही चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. आपने कुछ सुना, अगर कोई चीज़ आपका ध्यान केंद्रित करेगी तभी यू वांट टू टेक इट फर्दर. अदरवाइज हमारे आसपास कितनी चीज़ें होती हैं, आई मे नॉट रजिस्टर इट. अगर मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ स्क्रीन को देखना चाहती हूँ, या मैं किसी एक बच्चे को देखना चाहती हूँ, आई एम लुकिंग एट यू, बट आई एम देन इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो रजिस्टर तो होती हैं, पर मैं अटेंशन नहीं पे करती. दैट इज़ वाई, इफ यू रिमेंबर, जब हमने अटेंशन की बात की थी, ये पॉइंट बार बार एम्फेसाइज किया था, अटेंशन इज़ लाइक द एंट्री पॉइंट. कोई भी इंफॉर्मेशन तभी आगे जाएगी अगर आप उसको अटेंशन पे करेंगे. अगर वो आपके ध्यान से निकल गई तो निकल गई, फिर वो शायद आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे. सो सेंसरी मेमोरी में जिस इंफॉर्मेशन को अटेंशन पे होती है वो जाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ होती है उसमें जिस चीज़ को आप ऑफ कोर्स अटेंशन देते हैं, रिहर्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ जाती है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में. और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसी बात आती है जहाँ पर आपको पुरानी सीखी हुई चीज़ को याद करना है, रिट्रीव करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी रिट्रीव होती है, मे बी समटाइम्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट. ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं करूँगी कि अच्छा अभी रुक जाओ, पहले मैं वापस अपनी लॉन्ग टर्म में जाऊँगी, फिर मैं वहाँ से जवाब दूँगी. वो इन्फॉर्मेशन कम्स बैक टू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. दैट इज़ हाउ यू कैन रिस्पॉन्ड टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो सेंसरी मेमोरी में अगर चीज़ों को अटेंशन ना दी जाए, दे विल बी क्विक डीके, इंफॉर्मेशन विल बी लॉस्ट. और शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी अगर आप फोकस के साथ रिहर्सल ना करें, मे बी दिस इंफॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेस्ड बाय द अदर इनकमिंग इंफॉर्मेशन. आपने अगर एक वक्त कोई फ़ोन को रट्टा मारना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, उसको रिपीट करते जाओगे, एंड यू विल नॉट लेट द अदर, आगे जो बात हो रही है आप उससे थोड़ी देर के लिए हट जाओगे, अपना ध्यान उस पर नहीं लेके जाओगे, आपको जो याद करना है आप उसी को याद करते जाओगे. दैट मीन्स यू हैव डिस्प्लेस्ड, यू नो, आपने अपनी अटेंशन जिस चीज़ को पे करी, आप उसको डिस्प्लेस किसी और चीज़ से नहीं होने देते, इसलिए आप उसको रिपीट करते जाते हो और बाकी चीज़ों से शायद आपका ध्यान हट जाता है. और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें जब जब आप नई चीज़ें सीखते हो तब आपकी कोई इन्फॉर्मेशन लॉस हो सकता है कि पुरानी चीज़ में कंफ्यूजन हो गई जिसके कारण आप भूल गए. देयर मे बी डीके, देयर मे बी सिंपली रिट्रीवल फेलियर. कई बार ऐसा होता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप रात को सोए नहीं हो, आपको भूख लगी है, तो मैं आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछूंगी आपको एकदम से वो दिमाग में नहीं आएगा. दैट मीन्स यू विल हैव अ रिट्रीवल फेलियर. व्हेन वी आर अनवेल, व्हेन वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम ड्रग्स, सम मेडिकेशन, दे मे बी अ टाइम जब आपको लगता है मुझे आता है बट याद नहीं आ रहा. बहुत बार हमारे को जो टिप ऑफ द टंग फिनोमेना होता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे आपको क्लैरिटी के साथ वो वर्ड, वो नाम याद नहीं आता, पर वो आपके सिस्टम में शायद रेवोबरेट कर रहा होता है, इट्स स्टिल देयर. इस मॉडल में भी ऑफ कोर्स जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इसमें भी आपकी रिहर्सल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड लाइक वी सेड, देयर कैन बी मेंटेनेंस एंड इलैबोरेटिव, बोथ टाइप्स ऑफ रिहर्सल. मेंटेनेंस रिहर्सल होती है किसी चीज़ को सिर्फ रिपीट करते रहना और अपने सिस्टम में सर्कुलेटेड रखना.
इलाबोरेटिव रिहर्सल होती है जहाँ पर आप चीज़ों का मतलब समझते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है आप उनकी पिक्चर्स देख लें, और वो चीज़ आपके सिस्टम में शायद ज़्यादा समय तक रहती है। सो वर्किंग मेमोरी का जो आइडिया है, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को बहुत सारे लोग वर्किंग मेमोरी कहते हैं, इट बेसिकली इन्वॉल्व्स द आइडिया that in our brain there is a continuous processing of material and also continuous manipulation of material. आपको जो चीज़ पूछी जाए, जो चीज़ कर रहे हैं आप, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में प्रोसेस होती है। आई थिंक अ वेरी गुड एग्जाम्पल वुड बी व्हेन यू आर फेसिंग अ वाइवा। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन, आप बड़ा कुछ पढ़ के आते हो, पर ऐसा नहीं होता कि आपने आके जो पढ़ा है वो आप बोलना शुरू कर देते। जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से यू विल रिट्रीव फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म मेमोरी वट एवर इज द रेलिवेंट आंसर। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो 2-3 चीज़ें आ जाएंगी, आप शायद कहोगे ये है या ये है या ये है, बट अगर आपको बहुत क्लियर होता है, आप उस इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली प्रोसेस करते हो, बताते हो कि क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा, मैं उतनी चीज़ को मैनिपुलेट करके आगे लेकर आती हूँ, बाकी चीज़ों को शायद पीछे रहने देती हूँ। सो वेन एवर वी आर काइंड ऑफ यूजिंग आवर वर्किंग मेमोरी, इट बिकम्स समथिंग लाइक अ वर्क स्टेशन, अ वर्क बेंच, जिसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और मैं वही उठाऊंगी जो मेरे लिए रेलिवेंट है, जो मेरे से पूछा गया है काम या जो भी टास्क मैं कर रही हूँ उसके लिए रेलिवेंट है। तो ये जो वर्क स्टेशन है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको कि हम वर्किंग मेमोरी कहने वाले हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत सारा इनपुट होता है, आपके पास बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप मैनिपुलेट करते हो और वो जवाब देते हो, वो आउटपुट देते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। नाउ बिफोर गोइंग, अच्छा चलिए बैडले हिच का करते हैं। नाउ ये सब मॉडल्स आपने बड़े अच्छे से अभी तक पढ़े होंगे, है ना। टूलविंग भी पढ़ा है एंड पीडीपी भी पढ़ा है। आई विल कम डाउन टू पीडीपी एंड टूलविंग आल्सो, बट अ मोर रीसेंट मॉडल, वेल 74 इज नॉट सो रीसेंट, 50 साल हो गए इसको भी, लेकिन और भी मॉडल्स हैं जो इस मॉडल के ऊपर बेस्ड हैं। इनिशियली ये मॉडल दिया था बैडले और हिच ने। उनका ये मानना था, जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं, उसको उन्होंने कहा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कि हमारे पूरे सिस्टम में या मेमोरी की पूरी फंक्शनिंग में हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को डेटा कहाँ से आता है? आपकी विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है, आपकी स्पेशल इन्फॉर्मेशन आती है और आपकी सुनने और बोलने की इन्फॉर्मेशन आती है। सुनने बोलने को हम फोनोलॉजिकल लूप कहते हैं और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड कहते हैं विजुअल और स्पेशल इन्फॉर्मेशन को। दैट मीन्स कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपने यहाँ से लेट्स से जो पाम गार्डन में कॉफ़ी शॉप है वहाँ तक जाना है, तो मैं आपको जब कॉग्निटिव मैप समझाने की कोशिश करूँगी, मैं क्या कहूँगी, अच्छा इस दरवाजे से निकलो, तो मैं आपको विजुअली आई एम टेकिंग यू थ्रू सम स्पेशल प्लेस and eventually you know my instructions that I am speaking and you are hearing, they will feed your central executive और फिर आप उस कॉग्निटिव मैप को फॉलो कर पाएंगे। तो इसमें मेमोरी भी प्ले करती है रोल, क्योंकि मैं अपनी मेमोरी से आपके लिए रिसाइट कर रही हूँ। मैं ये नहीं करी कि मैं आगे आगे चल रही हूँ और तुम पीछे पीछे आओ, ऐसा हम करते हैं जब, तो वो तो एक्चुअल प्रोसीजर आप कर रहे होते हो। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग आवर मेमोरी, वी हैव अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज दैट फीड आवर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और वो डिसाइड करती है कि आपको क्या चीज़ें याद आएंगी। बैडले और हिच के इसी मॉडल को रिवाइज किया बैडले और लोगी ने इन 1999। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम टू सेम है, सिर्फ उन्होंने ये कहा ये जो फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्केच पैड है, आप देखोगे पिछले वाले में देयर आर बोल्ड लाइंस, इसमें ब्रोकन लाइंस है। इनका ये मानना था कि ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं व्हाइल यू आर अटेंडिंग टू फोनोलॉजिकल लूप एक्टिवली। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई कुछ कुक कर रहे हो, राइट, सो व्हाइल यू आर कुकिंग इट, आपके पास एक पॉसिबिलिटी कि आपकी मेमोरी में है कि मैंने पिछली बार ये रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स डाले थे, इस ऑर्डर में डाले थे, एंड यू स्टार्ट यूजिंग इट। दैट मीन्स आपकी सीधी सीधी मेमोरी आपको हेल्प करती है। ऐसा भी आप काम करते हैं कि somebody is kind of speaking out and you're doing a particular task at the same time, तो आप इंस्ट्रक्शंस भी ले रहे हो, जिसको हमने ऑल्टरनेटिंग अटेंशन कहा था शायद, कि आप दो कामों में अपनी अटेंशन को डिवाइड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जब अपनी मेमोरी से भी आप काम करते हो, आपके पास बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपने सुनी होती है या आपने बोली होती है। बहुत दफ़ा जब बच्चे क्लास जब एग्ज़ाम लिखते हैं, समटाइम्स नॉट ऑल चिल्ड्रन बट सम चिल्ड्रन ऑलवेज कम बैक एंड से कि आपने क्लास में वो एग्जाम्पल दिया था ना,
तो वो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि बस मैं वही बोल रही हूँ. समटाइम्स व्हेन यू टीचिंग फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो आउट टू टीच, कहीं पर ऐसा मौका होगा कि आपको किसी टीचर की कही हुई कोई बात याद आएगी और आप उसको हूबहू रिपीट कर देंगे. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज थैंक्स टू योर फोनोलॉजिकल लूप, योर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, इट्स एबिलिटी टू गो बैक, ब्रिंग द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड यूज इट एट अ गिवन पॉइंट. ये चीज़ कही थी बैडली और लोगी ने. इसको और ज़्यादा ऐड किया इस मॉडल को बैडले ने 2000 में, वेयर उन्होंने ये बताया कि अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को जो हम कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन आती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है. फोनोलॉजिकल लूप जो है वो हमारे को सारी की सारी सुनी हुई बातें, लैंग्वेज से रिलेटेड सब बातें इस जगह से आती हैं, फोनोलॉजिकल लूप से आती हैं. विजुअल स्पेशल जो स्केच पैड है वो देखी हुई चीज़ें और उनके क्या मतलब हैं आपके लिए, विजुअल सिमेंटिक्स वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसमें स्पेशल क्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और तीसरी चीज़ है योर एपिसोडिक बफर. एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड टू यू, ऑल योर एक्सपीरियंसेस, ऑल योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल योर पास्ट मेमोरीज, आपकी एपिसोडिक लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब इंफॉर्मेशन लाते हैं आपके पर्सनल मीनिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, और फिर आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काम करती है. एंड प्लीज़ यू कैन क्लियरली अप्रिशिएट इनमें डबल साइडेड एरोज हैं. सो दिस अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो. ऐसा नहीं है कि ये पहले सारे तीनों मिलके कुछ इन्फॉर्मेशन भेजेंगे, फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बैठ के कहेगी कि अच्छा अब ऑर्डर दिस इज द पॉइंट. There is to and fro traveling of information from all these centers, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी जिस चीज़ को प्रोसेस कर रही है वो वापस हर वक्त एक्टिव वर्क स्टेशन है, इस पे काम चलता रहता है. कभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टैटिक हुआ सब इंफॉर्मेशन आई है. तो जब आप किसी चीज़ को याद करते हो तो देयर इज एक्टिव टू एंड फ्रो ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट फीडर्स ऑफ योर मेमोरी. देन बैडले, एलन और हिच ने एक और डायग्राम के साथ इस चीज़ को बताया है समवेयर इन 2011. सेम चीज़ है, आप देख रहे हो इसमें कुछ डिटेल्स बस ऐड होती जा रही हैं, स्लाइट रिविजन्स हैं. सो एपिसोडिक बफर जो है वो कहाँ से आ रही है आपके पास इन्फॉर्मेशन, थिंग्स लाइक यू नो आपको क्या कोई भी इवेंट हुई होती है जब हम याद करते हैं एपिसोडिक बफर में, हमने अभी देखा कि एपिसोडिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आती है. जब कभी आप याद करेंगे कि जब आप पहले दिन स्कूल गए, अच्छा आप में से कितने लोगों को याद है कि आप पहले दिन जब अपने स्कूल आपने ज्वाइन किया था, whatever KG नर्सरी, what happened? नहीं, फोर्थ में याद है. ओके. पहले दिन ही बीमार हो गया था. ओके. किसी और को कुछ और याद है? KG नर्सरी या फर्स्ट डे एट स्कूल इज ऑलवेज आई थिंक नो. मैम आई रिमेंबर द डे जिस दिन हमने एडमिशन ली थी, बिकॉज उन्होंने टेस्ट लिया था हमारा और उन्होंने एक ही शीट दी थी. सो आई वाज लाइक आंसर शीट तो है नहीं, मैं मार्क किस में करूँ, मैं रोने लगी थी. सो आई थिंक कुछ मेमोरीज बहुत क्लैरिटी के साथ. हाँ, मुझे याद है जिस दिन मैंने एडमिशन लेनी थी तब मैं गई थी वहाँ पर झूलों के सामने. हाँ. केजी में थी एडमिशन, तो मैंने कहा तुमने मेरे को लेने लो वरना मैं तो झूले लेती. हाउ नाइस. रोते हुए कितने बच्चे गए थे स्कूल? थर्ड में जब स्कूल चेंज किया था, जब स्कूल मैं तो change. छोटी थी तब बड़ी एक्साइटेड थी. ओके ओके. और किसी को नहीं याद? Ma'am, I remember, I think in 7th I joined a boarding. So I just remember it was raining very heavily and it was around Feb and it was extremely cold Kasoli में. So I just remember it being very cold and rainy, that's all. So ये जब हम अपनी एपिसोडिक बातें याद कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत सारी आपकी सेंस, रेनिंग, आप थोड़ा सा और अगर मैं आपको फोर्स करूँगी मे बी यू विल ऑल्सो हैव सम स्मेल्स और टेस्ट इन दैट मेमोरी. कई बार हम उनकी बात करते हैं, कई बार नहीं. मुझे बहुत क्लियरली याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम, कितने साल हो गए, माय गॉड इट लुक्स लाइक अ लाइफ टाइम नाउ, जिस फर्स्ट टाइम जब ये KG नर्सरी ज्वाइन की थी, ऐसे ही माय डैड वाज नॉट इन इंडिया, तो मैं अपने नाना नानी और मामू के साथ रहते थे, मम्मा एंड माय सिस्टर. सो मैंने पहला स्कूल ज्वाइन करना था विच वाज चंडीगढ़ में था, अ फ्यू हाउसेज अवे फ्रॉम, जैसे घरों में ही नर्सरीज, किंडरगार्टन खुला होता है. सो माय मामू वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल, सो मेरे से अबाउट 10 साल बड़े हैं, तो ही वाज मोर लाइक अ फ्रेंड एंड जैसे बड़े भैया टाइप फीलिंग होती है ना. तो वो मुझे कहते चल मैं तेरे को छोड़ के आऊँगा. 10 नहीं, थोड़े ज़्यादा, 12-14 साल. सो उन्होंने तब बुलेट ली थी, तो हमें बड़ा शौक होता था बुलेट की राइड मारनी है ना उनके साथ. सो दैट वाज वन थिंग दैट ही कुड मेक अस डू एनी, चलो बुलेट पे, तो हम सब दुख दर्द भूल जाते थे. सो ही ऑफर्ड कि मैं देखो स्कूल छोड़ के आता, और ये था कि 5 घर छोड़ के ही है. तो मैं जब जा रही थी तो मैं अपना पूरा बैंड बाजा बजाते हुए रो रही थी, खूब रो रही थी, आई डोंट वांट टू गो एंड एवरीथिंग. सो जब स्कूल के गेट पे पहुंचे, मतलब मुझे वो इमेज नहीं भूलती, मैं ऐसे रोती जा रही हूँ और वो मैम मुझे लेके जा रही हैं एंड ही जस्ट सेज इधर आ, और मेरे को वट एवर निक नेम से बुलाते थे और ऐसे मुझे मेरे कान में कहते
जो तेरी सबसे सुंदर टीचर होगी ना उसको कहना मामी जी। एंड मैं रोती जा रही हूँ, चेकिंग आउट ऑल द टीचर्स के कौन सी सबसे मुझे वो इमेज नहीं भूलती कि मैंने क्या मतलब मेरा एजेंडा था पूरे दिन में कि मुझे सबसे सुंदर टीचर ढूंढनी है और उसको मामी जी बोलना है। सो जब ये चीज़ याद आती है मतलब आई स्टिल रिमेंबर पर्टिकुलर, क्योंकि जब ये एपिसोडिक बफर की बात है कि मैंने उस दिन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, जस्ट नॉट दैट आई हैव अ वेरी ग्रेट मेमोरी, पर वो कुछ इवेंट्स हैं जिसमें टेस्ट एंड स्मेल्स, you will also remember a day when something special happened, उस वक्त किस तरह का मौसम था, बारिश की क्या स्मेल थी, या कौन से फूल खिले थे, या किसी ने क्या पहना था, कौन सा कलर था। ये सारी एपिसोडिक बफर में चीज़ें बहुत क्लियरली स्टोर्ड होती हैं जो कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को याद कराती हैं कि ओके ये पार्ट भी था। दैट इज़ वन पार्ट। द अदर्स विजुअल स्पेशियल स्केच पैड जो है उसमें दे आर अगेन सेइंग कि विजुअल इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल योर फाइव सेंस ऑर्गन्स एक्चुअली। हैप्टिक हैज टू डू विद योर टच एंड टेस्ट। तो आपकी पांचों सेंस ऑर्गन्स आपके विजुअल स्पेशियल को भी फीड करती हैं, एपिसोडिक को भी फीड करती हैं और फोनोलॉजिकल को भी फीड करती हैं। तो हर एक मेमोरी जो आप याद करते हैं आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसको सारी डायमेंशन से कॉम्प्रिहेंसिव फीड लेके सबसे और फिर उसको याद हम कर पाते हैं। दैट इज व्हाट बैडले, एलन एंड हिच काइंड ऑफ थिंग। अभी हमने टुल्विंग के मॉडल की बात की, जस्ट वन स्लाइड फॉर दैट ताकि हम इसको मिस ना करें व्हाइल वी आर राइटिंग। टुल्विंग के मॉडल में सिमेंटिक, एपिसोडिक और प्रोसीजरल मेमोरी दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, वही तीनों आते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टुल्विंग का था, ऑफ कोर्स हमने अभी कहा एपिसोडिक में टाइम एंड पर्सनल इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुआ था, कैसे हुआ था। सिमेंटिक में आपकी सारी जनरल नॉलेज, ऑल द फैक्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर योर सिमेंटिक मेमोरी। एंड प्रोसीजरल मेमोरी इज एनी प्रोसीजर, एनी स्किल दैट यू हैव लर्न, जैसे हमने अभी स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया। और प्रोसीजरल मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हम नहीं भूलते अक्सर। इसके अलावा टुल्विंग ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई बार पूछा जाता है एंड इट इज़ अ वेरी रेलेवेंट हाइपोथेसिस इफ यू रियली वांट टू रेगुलेट सम थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी हाइपोथेसिस नाम सुनने में शायद ऐसे लगेगा क्या क्या कहता हो, याद है किसी को क्या कहा था? यस मैम, कि मैम जिस जगह में हम एनकोडिंग करते हैं वहाँ पर हमारा रिट्रीवल बेटर होता है, बेस्ट होता है। आप में से कितने लोग हैं जब अपनी तैयारी कर रहे होते हो, आप पढ़ाई कर रहे होते हो, तो उस वक्त आपको लगता है कि मैं तो म्यूज़िक के बिना स्टैट्स नहीं पढ़ सकती, या जब हम पढ़ रहे होते हैं तो कई बार अपने बिस्तर पे लेट के और पूरे ऐसे आराम वाले पोस्चर में या चलते फिरते लर्न करते हैं आंसर्स? नहीं, कैसे करते हो पढ़ाई? वेरी गुड। मैं तो नहीं पढ़ती थी, विच इज दिस इज एक्सीलेंट। प्रैक्टिकल लिखते हो, प्रैक्टिकल लिखते हो जो मैं मान सकता हूँ। और कुछ You यू वांट टू वॉक, यू नो, कई बार होता है ब्रेक लेने के लिए भी लगता है अच्छा चल 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 के पढ़ लेते हैं। कई बार आप अपने घर के अंदर बोर हो रहे हो, मे बी यू विल जस्ट गो आउट टू द गार्डन और टू योर बालकनी और द टेरेस के चलो थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन द पॉइंट इज, एंड मुझे ये अभी तक याद है कि अगर जब कभी हम लोग ऐसा बिस्तर में बैठ के, क्या बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, वट एवर, आप अगर लेट के या बैठ के पढ़ते थे तो आप पेरेंट्स वुड ऑलवेज टेल अस के टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो। किस लिए है टेबल पे बैठ के पढ़ाई करो। और हमारे को तो लगता था ऐसे ज़बरदस्ती का एक और डिसिप्लिन, बट टुल्विंग सेज कि जिन कंडीशंस में आप किसी इन्फॉर्मेशन को याद करते हैं, एनकोड करते हैं, अगर वही कंडीशंस डुप्लीकेट करी जाएं उस वक्त जब आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, तो आपका रिट्रीवल बेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। बाय लाइंग डाउन एंड रीडिंग समथिंग एंड मेमोराइजिंग समथिंग, और एग्जाम के वक्त आपको कोई ना म्यूजिक देने वाला है, चाहे प्रैक्टिकल एग्जाम है, ना ही आपको कोई लिखने को अलाउ करेगा, ना ही कोई चल चल के लिखने को अलाउ करेगा। उस वक्त आपको एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ के लिखना ही है। Many people remember and write very well, पर encoding specificity कहता है कि आपकी मेमोरी, आपकी परफॉर्मेंस, आपका रिट्रीवल, आपकी आंसर शीट शायद और भी बेहतर होती अगर आपने दोनों चीज़ों को सेम रखें, दोनों कंडीशंस को सेम रखें। सो स्पेसिफिक कंडीशंस दैट आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग, if they are duplicated at the time of retrieval, your memory will function at its best. आपको बेहतर, बेस्ट याद रहेगा। इसी कारण आप देखोगे कई स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो जब प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं कपड़ों में या उसी बैट के साथ उसी तरह करते हैं एज इफ दे आर गोइंग फॉर द एक्चुअल मैच। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू ट्रेन देमसेल्व्स थ्रू एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। It's a very powerful principle
एंड आप देखें अपने आप पर भी यूज़ करके कि किस तरह जब आप एक तरह पढ़ते हो याद करते हो, अगर सेम चीज़ वहाँ पे डुप्लीकेट कोई भी एग्ज़ाम के वक्त आइडियली एग्ज़ाम टाइप सेटिंग में ही बैठ जाइए, उसी तरह ही 3 घंटे, मतलब बहुत दफ़ा ये बच्चों को कहा जाता है कि जब आप सैम्पल पेपर्स 10वीं 12वीं के बच्चे करते हैं तो उनको एट अ स्ट्रेच 3 घंटे बैठने को कहा जाता है। हालांकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी कहती है कि हमारी अटेंशन 40 मिनट के बाद भटकने लग जाती है, हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है, पर हमारा सिस्टम अभी भी 3 घंटे में 32 शीट में आपने कितना लिखा, क्या लिखा, वो डिसाइड करेगा कि आपके स्कोर कार्ड पे क्या नंबर आएंगे। सो दैट मीन्स वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। सो 3 घंटे बैठ के कोशिश करें लिखने की, तैयारी करने की, यू विल सी दैट यू विल बी डूइंग बेटर। एंड ऑल्सो टाइम, आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी इस चीज़ की बात की हो या नहीं भी की हो, किसी और क्लास में शायद की होगी। आपका एग्जामिनेशन का टाइम जो है ना, उस वक्त को अपना पीक टाइम रखें व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का जैसे एग्जाम होगा 2 से 5 के बीच में, है ना, MA1 में आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे 2 to 5 आफ्टरनून शिफ्ट होती है। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले, अभी तो चलो जो रूटीन्स चल रहे हैं, लेट्स से मई में अगर आपके एग्जाम्स हैं, तो कम से कम अप्रैल का महीना आपको अपने आप को इस मोड पे लाना चाहिए कि 2 to 5 यू शुड बी स्टडिंग, यू शुड बी एक्टिव एंड नॉट लाइंग डाउन एंड स्लीपिंग, जो कि हम अक्सर करते हैं, खाना पीना खा के थोड़ी देर एक पावर नैप तो बनती है, उस वक्त आपको पावर नैप नहीं मिलेगी। दैट मीन्स वो टाइम है जिस पर आपका एग्जाम होना है, आपका मैच होना है, आपकी मेन परफॉर्मेंस है। अगर आप उस वक्त अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे टू बी एक्टिव, टू बी वर्किंग एट इट्स बेस्ट, इट विल रियली वर्क वेल फॉर अस। बहुत सारे बच्चे लाइक इंक्लूडिंग माई सन नाउअडेज ऐसी रात को 1:30 बजे तक पढ़ता रहता है, 2 बजे तक पढ़ता रहता है, सुबह 10 बजे ही जस्ट वांट्स टू स्लीप, ही वांट्स टू टेक मम्मा पावर नैप, मुझे एक मैसेज आएगा 20 मिनट में उठा देना। आई ऑलवेज टेल हिम कि 10 to 1 यू शुड बी एक्टिव, पर घर की मुर्गी दाल बराबर, नोबडी केयर्स रियली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने, मतलब हमें ऐसे लगता है यार उसके साथ अच्छा हो जाता है, देयर आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट अर्लियर यूज्ड टू बी कॉल्ड डिसिप्लिन। अभी के लिए हम उन्हें स्ट्रैटेजीज कह लें, टिप्स कह लें, बट उसको जब तक आप फॉलो नहीं करोगे आप खुद अपने अगेंस्ट हो रहे हो। So try and remember encoding specificity whenever you are preparing for an important exam and also when you are performing there. तो अगर duplicate conditions होंगी, same conditions होंगी, आपकी performance definitely बेहतर होगी। और ये 10 बज गए, इसको हम फिर कल शुरू करेंगे।